हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड पे तो उस पर कितनी फोर्स लगेगी वो हम इस वीडियो में कैलकुलेट करेंगे, इस आर्टिकल में कैलकुलेट करेंगे। तो हमने एक वायर को करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया है बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड पे। हमारा जो कंडक्टर है वो एक्स डायरेक्शन में पड़ा है एंड मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है वो वाई डायरेक्शन में है। करंट की डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। और जो ये वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो फ्लो की ओपोजिट होती है टू दी कन्वेंशनल करंट। एंड इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी हमने कैलकुलेशन करनी है कि इस पे कितनी फोर्स लगेगी। तो हमने इससे पहले एक आर्टिकल किया था जिसमें हमको पता चला था कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द एफ वेक्टर इज इक्वल टू द क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्यू इंटू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स थी। जब कोई चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, मैग्नेटिक फील्ड की 90 डिग्री की दिशा में मूव करता है तो उस पर फोर्स लगती है। ये हमने आर्टिकल पहले किया था। तो अब हम करते हैं कि एक ये वायर है, ये वायर की लेंथ L है जिसमें से I करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की 90 डिग्री की दिशा में है, तो इस पर कितनी फोर्स लगेगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स इस दिशा में मूव कर रहे हैं देन कन्वेंशनल करंट इज फ्लोइंग मींस पॉजिटिव चार्ज का फ्लो तो इस डायरेक्शन में ही होगा ना, एक्स दिशा में ही होगा, तो उसको फोर्स तो जेड डायरेक्शन में ही लगेगी, बिकॉज हमने इसके पहले आर्टिकल में यही किया था। तो अब इस फोर्स का मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ करंट, लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड हमने निकालना है। तो I इज इक्वल टू दी NAEVD, ये एक्सप्रेशन हमने किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले चैप्टर में, सेकंड यूनिट में। I इज इक्वल टू दी NAE इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। अगर हम दोनों साइड पे L से मल्टीप्लाई कर दें तो L एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी दिशा ये वाली है, करंट की दिशा में L की दिशा है, डायरेक्शन है। बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो ओपोजिट है, ओपोजिट टू दिस L वेक्टर। एल वेक्टर के ओपोजिट दिशा में है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन, सो हम यहाँ पे नेगेटिव यूज करेंगे। तो एफ वेक्टर फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, माइनस ई वी डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये कहाँ से आया रिलेशन, इससे बनाया हमने, इससे ही बनाया। क्यू की वैल्यू कितनी है, माइनस ई वी डी वेक्टर v vector क्रॉस b वेक्टर। v वेक्टर इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड b वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया है f वेक्टर, हम तो यहाँ पर q का मैग्नीट्यूड e ही यूज करने वाले थे, माइनस इसलिए लिया है बिकॉज ये फार्मूला था पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के लिए, ये फॉर्मूला था पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के लिए अगर वो वी वेलोसिटी से मूव करता था। बट यहाँ पर कौन मूव कर रहा है, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसलिए ये फोर्स की डायरेक्शन इस वाले केस से ओपोजिट होगी। इस फोर्स की डायरेक्शन, इस एफ वेक्टर की डायरेक्शन इस वाले केस से ओपोजिट होगी, इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव यूज किया है। तो इस फार्मूले में क्यू की वैल्यू ई ही है, बट नेगेटिव यूज करने का कारण क्या है, बिकॉज देयर इज ए फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, बट इस केस में फ्लो किसका था, पॉजिटिव चार्ज का। तो बी डी वेक्टर और बी वेक्टर ऐसे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे इनका, ये बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, सॉरी क्लॉकवाइज में बन रहा है। तो ये जो एफ वेक्टर की डायरेक्शन है वो इस दिशा में आती है अगर हम नेगेटिव ना लगाते, बट नेगेटिव लगाने की वजह से इसकी डायरेक्शन ये ही होगी, जेड डायरेक्शन में होगी। मींस ये जो एफ वेक्टर है आपने ये ध्यान रखना है, ये इस डायरेक्शन में ही है। ओके, एफ वेक्टर की डायरेक्शन यही है। एंड कैपिटल एफ वेक्टर जो बड़ी एफ वेक्टर है, फोर्स ऑन दी पूरी ये वायर पे कितनी फोर्स होगी, विच इज इक्वल टू दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं हमारे, NaL। ये NaL क्वांटिटी कहाँ से आई हुई, NaL where small n is the number of electrons per unit volume, number of electrons per unit volume. A is the area of cross section of the wire and L is the length of the wire. A into L represents the volume of the wire and N is the number of electrons per unit volume. So total number of electrons in the wire is N, capital N, which is equal to the N small n into A into L.
तो हमारी ये जो फोर्स है एफ वेक्टर इज इक्वल टू दी कैपिटल एन इंटू स्मॉल एफ वेक्टर। ये स्मॉल एफ वेक्टर किस पे फोर्स लगती है, एक इलेक्ट्रॉन पे। तो सभी वायर के इलेक्ट्रॉन्स पे कितनी फोर्स हो जाएगी, ये वाली। तो इतने की वैल्यू, इतनी टर्म की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है, ये कितनी है, आई एल वैक्टर। सो आई एल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, बी आई एल इंटू साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दी आई एल वैक्टर एंड बी वैक्टर। आई एल वैक्टर एंड बी वैक्टर, आई एल वैक्टर और बी वैक्टर के बीच में जो एंगल है वो थीटा है। वो इस केस में हमने 90 डिग्री अगर पुट कर देंगे तो ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। क्या आ जाएगी, बी आई एल इंटू साइन 90 डिग्री, दैट इज बी आई एल ही आ जाएगी इस केस में। अगर ये थीटा की डायरेक्शन 0 डिग्री हो, मींस मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही ये कंडक्टर पड़ा हो, इसमें से करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। अगर इस कंडक्टर की डायरेक्शन ऐसे ही पड़ी है बट करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाएगी। दोनों ही केसेस में फोर्स इज इक्वल टू दी बी आई एल साइन 0 और बी आई एल साइन 180 इज इक्वल टू 0 होगा। सो जब भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या फिर ओपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा है करंट लेके, तब उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो हमने ये इस आर्टिकल में क्लियर किया कि फोर्स ऑन द करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू दी बी आई। सो द फोर्स कितनी आ गई थी, बी आई एल साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, क्या वी बी साइन थीटा। तो वी वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं एल अपॉन टी, एंड क्यू अपॉन टी को बाद में हम करंट पुट कर देंगे। सो एफ इज इक्वल टू दी बी आई एल साइन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू दी 90 डिग्री इन केस अगर वायर 90 डिग्री पे पड़ी है मैग्नेटिक फील्ड के। तो ऐसे भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, बट आप एक्सप्रेशन अगर आता है एग्जाम में तो इस तरीके से ही सोल्व करेंगे। ये सिर्फ एक याद रखने का मेथड है। तो नेक्स्ट आर्टिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसका रिजल्ट आपने याद रखना है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग लूप है यहाँ पर ए बी सी डी लूप है, वो मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी है, फील्ड मैग्नेट में पड़ी है। तो उस पर कितनी टॉर्क लगेगी वो हमने निकालनी है। उसमें से आई करंट जो है वो फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में पहले हम बात करते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर हमने अपने लेफ्ट हैंड के 4 फिंगर, सेंट्रल फिंगर एंड थंब को म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में स्ट्रेच किया है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो हमारी जो 4 फिंगर है इज पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 4 फिंगर की दिशा क्या रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। एंड सेंट्रल फिंगर कौन सी डायरेक्शन देगी, करंट की डायरेक्शन को। अगर 4 फिंगर जो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रही है and central finger points in the direction of current, then the thumb points in the direction of the force acting on that conductor। force की डायरेक्शन देगा कंडक्टर, अंगूठा देगा, थंब की डायरेक्शन देगी फोर्स की डायरेक्शन। सो इसको भी हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमने इसका टॉप व्यू भी बना लिया, इस केस का यहाँ पर टॉप व्यू बना लिया। टॉप से तो हमें ओनली ए बी ही दिखेगी, ए बी साइड भी दिखा दी हमने। तो अब इस पे कैसे फोर्सेस लगेंगी वो ध्यान से देखनी है आपने। तो बी वेक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में है, ये करंट के ऊपर ना वेक्टर नहीं डालना आपने, ये गलती से डाल दिया मैंने। तो करंट के ऊपर वेक्टर नहीं डालना बिल्कुल भी। करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड। आप अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए, मैग्नेटिक फील्ड मीन्स 4 फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हो और करंट की दिशा में आपका सेंट्रल फिंगर हो, देन जो थंब है आपका पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विच इज इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन द इनवर्ड डायरेक्शन में होगी ये फोर्स एडी साइड पे। तो सिमिलरली अगर हम बीसी साइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड है इस दिशा में, करंट है नीचे को, तो हमारी जो फोर्स वो होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। तो ये दोनों क्लियर हो गई हमें, एडी एंड बीसी साइड पे क्या फोर्स लगेगी, और उसकी वैल्यू जो हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में की थी बी आई एल साइन थीटा, उसको भी यूज करेंगे। इस कॉइल की जो लेंथ है वो एल है एंड जो ब्रेड्थ है इसकी वो बी है।
तो नेक्स्ट इसमें क्या है, अगर हम टॉप से देखें इन दोनों फोर्सेस को, एफ फैक्टर इधर को है और नीचे वाली एफ फैक्टर इधर वाली एफ फैक्टर आगे को है, एंड इन दोनों में सेपरेशन क्या है, स्मॉल बी, दैट इज द ए बी लेंथ ब्रेथ। और ये जो ए बी साइड एंड सी डी साइड हैं, अगर हम ए बी और सी डी साइड्स की बात करें तो इन पे भी फोर्सेस लगेंगी, बट कब लगेंगी, जब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इस दिशा में एंड इनमें जो करंट है वो किसी एंगल पे होंगे, व्हेन एट सम एंगल होंगे, ये घूम चुकी होगी अपनी मीन पोजीशन से, ये जो कॉयल है जब किसी डायरेक्शन में घूम चुकी होगी तब किसी एंगल पे जब ये होगी तब इस पे ये ए बी साइड और सी डी साइड पे भी फोर्सेस लगेंगी, बट दे कैंसल ईच अदर, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर देंगी, ए बी साइड और सी डी साइड की फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल करेंगी, और ये दोनों फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है ये क्या क्रिएट करेंगी, टॉर्क क्रिएट करेंगी। तो अब हमने वही टॉर्क निकालनी है। तो इस दोनों फोर्सेस की वजह से ये जो कॉयल है हमारी वो इस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगी, ऐसे रोटेट करेगी, सेंटर से इस दिशा में रोटेट करना शुरू करेगी। तो हमने वो रोटेशन के लिए एक पोजीशन मान ली कि ये इस पोजीशन पे है, तो आपने यहाँ पर एक अल्फा और थीटा को ध्यान से समझना है। थीटा एंगल है मैग्नेटिक फील्ड, टॉप का व्यू है, ये टॉप व्यू है इसका, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर में एंगल है ये, मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एन एस के अलोंग है, ये लाइन के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड है, एंड जो एरिया वेक्टर होता है वो कॉयल के परपेंडिकुलर दिशा में होता है। एरिया वेक्टर किस में होता है, कॉयल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, और दोनों में एंगल क्या है, थीटा है। कॉयल की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है, वो आपने ध्यान रखना है। और ये यहाँ पर एक मैंने अल्फा भी एंगल शो किया है। अल्फा एंगल क्या है, अल्फा इज द एंगल बिटवीन दी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ कॉयल, एरिया नहीं प्लेन ऑफ कॉयल, मीन्स ये जो प्लेन है कॉयल का ए बी एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इन दोनों में एंगल जो है उसको हमने क्या लिया है, अल्फा एंगल, एंड ये जो एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में जो एंगल है उसको हमने लिया थीटा। ओके, तो ये डायग्राम मैंने अलग से बना दी इधर ए बी के हिसाब से, ये बी उसकी लेंथ थी, ए बी की लेंथ बी हमने कंसिडर की थी, एरिया वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड थीटा। तो अब हम देखेंगे ये अल्फा एंड थीटा में रिलेशन क्या होगा, अल्फा एंड थीटा का सम क्या होगा, 90 डिग्री, एंड अल्फा इज इक्वल टू दी 90 माइनस थीटा, एंड अल्फा इज इक्वल टू दी 90 माइनस थीटा। तो अब हमने टॉर्क कैलकुलेट करनी है। टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है दोनों फोर्सेस में, ए ई की लेंथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बी है ए बी की लेंथ, तो ये एंगल हमने कंसीडर किया था अल्फा, तो ए ई कितने इक्वल आ जाएगी, किसके इक्वल आ जाएगी, बी कोज अल्फा बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एफ इंटू बी कोज अल्फा इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस कॉयल, कॉयल पे इतनी टॉर्क लग रही है। तो एफ की वैल्यू हमने की है बी आई एल इंटू बी कोज अल्फा, साइन थीटा नहीं लिया यहाँ पर वो वाला जो था, बिकॉज यहाँ पर आई एल वेक्टर, एल आई एल वेक्टर जो था, आई एल वेक्टर एंड बी के बीच में तो एंगल कितना है, 90 डिग्री का ही है। यहाँ पर आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री ही है ऑलरेडी, सो साइन 90 इज 1। तो हमने सिंपली फोर्स की वैल्यू क्या पुट की यहाँ पर, बी इंटू आई इंटू एल। तो बी आई L into B, length into breadth, is the area of the coil, BIA cos alpha. If n is the number of turns on the coil, then n से multiply कर देंगे, तो ये आ गया हमारा n BIA cos alpha। तो अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा यहाँ पर पुट करेंगे तो वो बन जाएगा साइन थीटा। सो टॉर्क इज इक्वल टू दी एन बी आई ए साइन थीटा। तो इसमें से ये जो टर्म है एन आई ए, n into number of turns into current into A is the magnetic dipole moment, magnetic dipole moment of a current carrying loop। एक करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होती है, n इंटू आई इंटू ए। तो जो भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो ही m वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं, जब भी करंट किसी कॉइल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होगा, प्लेन ऑफ पेपर के आउटवर्ड निकलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर बना देता हूँ, जैसे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है करंट तो एरिया वेक्टर बाहर को होगा। अगर करंट
क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है देन एरिया वेक्टर अंदर को होगा, एरिया वेक्टर पीछे को होगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर भी एरिया वेक्टर पीछे को ही लिया है। क्यों इसको ऐसे दिखाया गया है एरिया वेक्टर को? बिकॉज अगर हम आगे से इस कॉइल में देखें तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर हम पीछे की डायरेक्शन को ही लेंगे जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है। तो हमारे पास टॉर्क की वैल्यू ये आ गई, थीटा इज द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, थीटा इज द वेक्टर बिटवीन द एरिया वेक्टर एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंड अल्फा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ कॉइल। तो नेक्स्ट है टाउ इज इक्वल टू दी, हमारे पास दो फार्मूले थे टाउ के, एन बी आई कोज अल्फा की बात करते हैं पहले हम, वेयर अल्फा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल, अल्फा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लेन ऑफ द कॉइल। अगर टाउ की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से ही हम देखें तो टाउ इज मैक्सिमम व्हेन अल्फा इज इक्वल टू दी जीरो, टाउ मैक्सिमम होगी जब अल्फा जीरो होगा, कोस जीरो वन होता है। बट एवरी अदर एंगल पे अल्फा की किसी भी और वैल्यू पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम से कम हो जाएगी, वेरिएशन होगी। टू मेक टाउ कांस्टेंट एंड मैक्सिमम एट एवरी एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल रोटेट करते वक्त, कॉइल के रोटेट करते वक्त हम चाहते हैं कि टाउ कांस्टेंट रहे हर एक एंगल ऑफ रोटेशन पे, तो हम क्या करेंगे, अल्फा को जीरो करेंगे, एंगल बिटवीन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड का बीच वाला एंगल हम जीरो करेंगे, so that tau becomes constant and maximum. Plane of coil should always be parallel to magnetic field to make alpha, to make tau constant and maximum. For this purpose we use radial magnetic field. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड पैदा करने के लिए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और प्लेन ऑफ कॉइल की डायरेक्शन पैरेलल हो और एंगल अल्फा क्या रहे, 0 डिग्री रहे, और टाउ की वैल्यू क्या आ जाए, ओनली एन बी आई इंटू ए ही आ जाए, बिकॉज कोस अल्फा जीरो, कोस जीरो इज वन हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या बोलते हैं, फील्ड मैग्नेट यूज करते हैं जिसके कनकेव पोल्स हों। तो फील्ड मैग्नेट के कनकेव पोल्स रखते हैं ताकि मैग्नेटिक फील्ड रेडियल पैदा हो। तो इसको हम इसका हम यूज़ किस में करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो इन दैट केस, इन केस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कनकेव पोल्स वाली यूज़ करके NBIA हमारा क्या आ जाएगा, रिलेशन ऑफ द टाउ। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो ये बन जाएगा टाउ वेक्टर इज इक्वल टू द एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इधर एम वेक्टर की वैल्यू कौन सी है, NIA, NIA इज द वैल्यू ऑफ एम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग लूप। नेक्स्ट टॉपिक इज द फोर्स बिटवीन टू इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो हमने फोर्स निकालनी है टू इनफाइनेटली लॉन्ग पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की फोर्स उनके बीच में क्या होगी। तो हमने एक इनफाइनेट लॉन्ग कंडक्टर्स कंसीडर के, एक में करंट है I1, दूसरे में करंट है I2 और सेपरेशन है R, एक दूसरे से सेपरेटेड है। B1 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर एट दिस पॉइंट Q पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर, इसका रिलेशन क्या हो गया, μ0/4π 2I1/R। ये हमने रिलेशन किया था पहले, एक स्ट्रेट वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वो इसी फार्मूला से आती है। तो ये B1 की वैल्यू थी। B2 मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से I2 करंट की वजह से P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वैल्यू क्या है, B2 वेक्टर μ0/4π 2I2/R। तो ये जो B1 एंड B2 की डायरेक्शन कैसे निकलेगी, थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। तो हम ये जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हम कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से। तो B1 की डायरेक्शन अंदर को इनवर्ड एंड B2 की डायरेक्शन बाहर को आएगी। ये डायरेक्शन हमने फाइंड आउट की राइट हैंड थंब रूल से। तो फोर्स ऑन टू सेकंड वायर ड्यू टू द फर्स्ट, सेकेंड वायर पे फोर्स ड्यू टू द फर्स्ट की वजह से कितनी फोर्स होगी, F21 इज इक्वल टू दी BIL, हमने अभी किया था। ये अगर कोई कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर I2 कैरी कर रहा है ये करंट, उस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है B1, ये कंडक्टर जिसकी इनफाइनेट लेंथ है उस पे I2 उसमें करंट फ्लो कर रहा है और ये B1 मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है और इन दोनों में एंगल भी 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो फोर्स कितनी लगेगी, B1 इंटू I2 इंटू 1 क्यों कर दिया, बिकॉज मैं इसकी यूनिट लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ। मैं कितनी लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ, इसकी यूनिट लेंथ कंसिडर कर रहा हूँ इस वायर की। तो फोर्स इसके ऊपर क्या आ गई, B1 इंटू I2 दैट इज
ये आ गई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 अपॉन R इंटू I2। ये फोर्स ऑन सेकेंड कंडक्टर ड्यू टू द फर्स्ट है। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन वन वायर ड्यू टू द टू F12। F12 क्या होगी, इस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है B2 और करंट कितना है I1 और दोनों में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसकी भी यूनिट लेंथ कंसिडर करेंगे B2 इंटू I1 इंटू 1, तो ये भी यही आ गई। तो F12 और F21 बोथ आर इक्वल, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R बोथ आर इक्वल हैं बट ओपोजिट डायरेक्शंस हैं। F12 एंड F12 एंड F21 की डायरेक्शन ओपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इक्वल है। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि तो द एफ की वैल्यू जो थी हमारी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R आ गई थी दोनों कंडक्टर्स के बीच में। तो अब यहाँ से हम डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर करेंगे। तो एफ की वैल्यू फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स क्या आ गई है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I1 I2 अपॉन R। तो ये ध्यान देना है ये फोर्स है पर यूनिट लेंथ की, तो हमने लेंथ को यूनिट पुट किया था ना, 1 पुट किया था। तो अगर म्यू नॉट बाई 4 पाई की भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁷ होती है और ये 2 ये आगे लिख लिया I1 I2 अपॉन R। अगर एफ की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ थी और I1 I2 बोथ आर इक्वल टू I एंड R इज इक्वल टू 1 मीटर हो, तो I स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और I कितना आ जाएगा, यूनिट मीन्स 1 एम्पियर आ जाएगा। सो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखेंगे, 1 एम्पियर इज दैट करंट which when flows through two parallel wires, they attract each other with a force of 2 into 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर when separated by 1 मीटर इन वैक्यूम। कहने का मतलब 1 एम्पियर वो करंट है, अगर वो दो वायर्स में से फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, तो वो दोनों वायर्स अगर वैक्यूम में 1 मीटर की दूरी पे पड़ी हैं तो एक दूसरे को कितनी फोर्स से अट्रैक्ट करेंगी वैक्यूम में, 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर की फोर्स से। सो 1 एम्पियर वो करंट है जब वो दो वायर से फ्लो करता है तो इतनी फोर्स लगती है जब वो 1 मीटर में सेपरेटेड होती हैं वैक्यूम में। तो सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो अगर आपको 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए कहा जाता है तो जनरली आप इसी में डिफाइन करेंगे, तो 1 कूलम पर 1 सेकंड वाला नहीं, ये यूज करेंगे। 2 इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर मीटर फोर्स की वैल्यू है व्हेन सेपरेटेड इन वैक्यूम बाय 1 मीटर डिस्टेंस। Thanks for watching this video.